हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि प्रमोटर्स को रेम्युनरेशन किस फॉर्म में दिया जाता है, प्रमोटर्स के टाइप्स कितने हैं और प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। ये तीन टॉपिक कवर करेंगे आज इस लेक्चर में हम। तो फर्स्ट हमारा कि प्रमोटर्स को उसकी सैलरी किस रूप में दी जाएगी, उसका रेम्युनरेशन किस रूप में दिया जाएगा। उसके 5 टोटल फॉर्म हैं। प्रमोटर्स रेम्युनरेशन, इसको रेम्युनरेशन किस फॉर्म में दिया जाता है। तो ये 5 फॉर्म है। फर्स्ट है आपका कैश, कि सारा का सारा रेम्युनरेशन प्रमोटर्स को कैश में दे दिया जाए। पर ऐसा होता नहीं है। अगर प्रमोटर्स इस बात पर जोर देते हैं कि सारा का सारा उनको रेम्युनरेशन कैश में मिले, तो इसके कारण जनता में संदेह पैदा होगा। ये एक ट्रस्टवर्दी फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो सारा का सारा कैश लेकर वहां से निकल लेंगे, इसका मतलब हुआ कि कंपनी की मैनेजमेंट में उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। कंपनी का जो रिस्क है अब उनका रिस्क नहीं रहा। तो जो आपकी पब्लिक है उसको लगेगा कि ये कंपनी बना गए और बना के छोड़ के चले गए, तो इसका मतलब कंपनी में कोई ना कोई गड़बड़ है। तो उनको सारा का सारा पैसा रेम्युनरेशन का कैश में ना देकर उनको कुछ शेयर भी दिए जाते हैं। तो इसलिए हमारा दूसरा पार्ट होगा कि सारा पैसा उनको कैश में ना देकर शेयर के रूप में रेम्युनरेशन दे दिया जाए। शेयर के रूप में अगर रेम्युनरेशन देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कंपनी के रिस्क में भागीदार बनने के लिए तत्पर हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर कंपनी डूबेगी तो उनका पैसा भी डूबेगा, कंपनी अगर प्रॉस्पर करेगी तो वो भी प्रॉस्पर करेंगे। तो जनता में विश्वास बढ़ेगा इससे कि जिन्होंने कंपनी बनाई है वो भी मैनेजमेंट में है, तो इसका मतलब कंपनी ठीक है। थर्ड आपका पार्ट होता है इसमें कंबाइंड, पार्टली इन कैश, पार्शल होता है पार्टली इन कैश और इन शेयर्स। ये दोनों का मिला हुआ रूप है कि कुछ हिस्सा उनको कैश दे दिया जाए और कुछ हिस्सा उनको शेयर के रूप में या शेयर या डिबेंचर के रूप में उनको रेम्युनरेशन पे कर दिया जाए। तो ये बेस्ट होता है। वैसे डी पार्ट होता है कमीशन। कमीशन के रूप में भी उनको रेम्युनरेशन दे सकते हैं। कमीशन कैसे? कि रजिस्ट्रेशन से पहले, कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले उन्होंने जितनी भी एसेट्स खरीदी हैं, लैंड, मशीनरी, मटेरियल, जितना भी खरीद की उन्होंने, उस पर कुछ परसेंटेज उनको कमीशन के रूप में दे दिया जाएगा। मतलब कि रजिस्टर करने से पहले, प्री इनकॉर्पोरेशन से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए थे, जितना भी पैसा उन्होंने लगाया, उसका 1% या 2% उनको कमीशन दे दिया जाएगा रेम्युनरेशन के रूप में। कैश ना देकर, सैलरी ना देकर, ये पार्ट ना चूज कर ये पार्ट भी चूज किया जा सकता है कि कमीशन दे दो उनको। टोटल जितनी भी उन्होंने खरीद की थी उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज कमीशन के रूप में उनको रेम्युनरेशन दे दो। इसके अलावा होता है आपका प्रॉफिट ऑन एसेट्स। प्रॉफिट ऑन एसेट्स, ये क्या करते हैं प्रमोटर? सेलर से एसेट्स खरीदेंगे। प्रमोटर्स ने सेलर से एसेट्स खरीदी और उसको कंपनी को बेच दिया, तो इसमें जो प्रॉफिट होगा, डायरेक्टली कंपनी के नाम पर नहीं खरीदेंगे सेलर से एसेट्स। वो क्या करेंगे, सेलर से एसेट्स खरीदेंगे खुद और खुद बेच देंगे फिर कंपनी को, जिस कंपनी का वो प्रमोशन कर रहे हैं। इस पर कमाएंगे वो प्रॉफिट। तो रेम्युनरेशन उस प्रॉफिट के रूप में भी कमाया जा सकता है, लेकिन ये प्रॉफिट नाजायज ना हो, जायज हो, लीगल हो, अनुचित ना हो। वैसे तो कंपनी लॉ में कहीं पर भी प्रमोटर्स के रेम्युनरेशन के बारे में कोई भी बात नहीं है, ना ही उसका कोई मैक्सिमम लिमिट है, ना ही उसकी कोई फॉर्म के बारे में बता रखा कि वो किस फॉर्म में होना चाहिए। वो कैसे भी हो सकता है, कैश के रूप में भी हो सकता है, कमीशन के रूप में भी हो सकता है, प्रॉफिट के रूप में भी हो सकता है। लेकिन कुछ शर्तें हैं जो फॉलो करनी पड़ेंगी। फर्स्ट है कि प्रमोटर्स के कोई भी रिलेटिव, दोस्त भी हो सकते हैं, पारिवारिक सदस्य भी हो सकते हैं और दूसरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उनको कोई भी बड़ी पोस्ट नहीं दी जाएगी कंपनी में। जैसे कि मैनेजर नहीं बनाए जाएंगे और सेक्रेटरी ना बनाए जाएं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कहीं पर उनको ना डायरेक्टर बना दिया जाए। तो ऐसा, ये बात नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके रिलेटिव को कोई भी बड़ी पोस्ट नहीं दी जाएगी। पहली बात तो ये है। दूसरा, जितना भी आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं,
इनकॉर्पोरेशन से पहले जितने भी खर्चे किए जाते हैं वो 10% से कम होंगे, 10% या 10% से कम। किसका 10%? टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है उस कंपनी की, एस्टिमेटेड वैल्यू के 10% से कम रहेंगे वो खर्चे। तीसरी बात है, अगर वो मोर देन 10% हो जाते हैं, मोर देन 10% हो जाते हैं, तो उनको ये बात जस्टिफाई करनी पड़ेगी कि ये खर्चे करने जरूरी थे, आवश्यक थे, तब जाकर वो 10% से ज़्यादा हो गए हैं। तो 10% से जितने ज़्यादा खर्चे हो जाएंगे तो उसको उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये जरूरी थे और करने इसलिए हो गए। तो ये थे आपके रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन दिया जा सकता है 5 फॉर्म में। वैसे कंपनी लॉ में कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी गई कि वो किस फॉर्म में होगा। दूसरी बात ये है कि उसकी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है। लेकिन कुछ बातें यहाँ पर याद रखने योग्य ये हैं कि रिलेटिव को कोई भी बड़ी पोस्ट नहीं दी जाएगी प्रमोटर के। दूसरा, जो कंपनी की टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू है उसके 10% से ज़्यादा खर्चे नहीं होंगे प्रमोशन के। और उसको कह सकते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन जो एक्सपेंसेस है वो 10% से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर वो 10% से ज़्यादा हो गए हैं तो जितने भी ज़्यादा हुए वो जस्टिफाई करने पड़ेंगे, उनको बताना पड़ेगा कि ये करने जरूरी थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि प्रमोटर कितने प्रकार के होते हैं हमारे। प्रमोटर मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रोफेशनल प्रमोटर्स, दूसरे होते हैं ओकेजनल जिनको एक्सीडेंटल भी बोलते हैं, और तीसरी होती है गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स, फर्स्ट है आपका प्रोफेशनल प्रमोटर्स। ये प्रमोटर्स वो होते हैं जिनका मेन काम है ही प्रमोशन करना। ये विभिन्न कंपनियों की प्रमोशन करते हैं, जैसे लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, जैसे ये प्रोफेशन है, तो वैसे ही ये एक प्रमोटर भी प्रोफेशन है, प्रमोशन भी एक प्रोफेशन है। तो ये प्रोफेशनल प्रमोटर क्या होते हैं, इनको प्रमोशन की डीप नॉलेज होती है, सारी फॉर्मेलिटीज पता होती है, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं किसी कंपनी को बनाने की, वो सारी की सारी इन प्रोफेशनल को पता होती है। मान लो कि किसी व्यक्ति ने कंपनी खोलनी है, वो पैसा लगाना चाहता है उसमें, कंपनी बनानी है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति को उसके प्रमोशन के बारे में सारी नॉलेज हो। तो वो क्या करेगा, इन प्रोफेशनल्स के पास आएगा कि मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ, फॉर्मेट करना चाहता हूँ ये कंपनी, उसकी प्रमोशन आप करो। तो ये सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करने में उस व्यक्ति की मदद करेंगे। तो इनको बोलते हैं हम प्रोफेशनल प्रमोटर्स। दूसरे होते हैं ओकेजनल, ओकेजनल को या इनको बोल देते हैं एक्सीडेंटल भी, एक्सीडेंटल प्रमोटर्स। जैसे किसी व्यक्ति के बिजनेस चल रहे हैं, आपके प्रेजेंट बिजनेस है, अब उसको ये फील हुआ कि इस बिजनेस को बदल कर कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कर दिया जाए, तो वो क्या करेगा, खुद ही अपने बिजनेस को कंपनी के रूप में तब्दील कर देगा उसकी प्रमोशन करके। तो वो प्रमोशन में किसी की हेल्प नहीं लेता, खुद ही एक बिजनेस को कंपनी में बदल देता है, वो खुद प्रमोशन करता है उसकी। तो उसको बोल देते हैं एक्सीडेंटल प्रमोटर्स, एक्सीडेंटल प्रमोटर्स, एक्सीडेंटल प्रमोटर्स। ये किसी की हेल्प नहीं लेते, खुद ही प्रमोट कर देते हैं अपने बिजनेस को कंपनी के रूप में। थर्ड है गवर्नमेंट। आजकल देखने में आया कि इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट को या ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रमोट करके कंपनी का निर्माण कर रही है। तो तीसरा होगा आपका गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी प्रमोशन करती है कंपनियों की। फर्स्ट था आपका प्रोफेशनल जिनका काम है ही प्रमोशन करना, दूसरा है ओकेजनल या फिर एक्सीडेंटल बोल देते हैं, ये कर तो रहे कुछ और होते हैं बिजनेस, और लेकिन उनको फील होता है कि अब कंपनी बना लेनी चाहिए इस बिजनेस की, तो अपने आप खुद प्रमोशन करते हैं बिना किसी की हेल्प के, तो इनको एकदम से बने हुए प्रमोटर बोल देते हैं, एक्सीडेंटल प्रमोटर होते हैं ये। तीसरा आपका गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी आजकल बहुत सारे इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट की प्रमोशन करती है, तो इसलिए गवर्नमेंट को भी एक प्रमोटर का नाम दे सकते हो आप। थर्ड टॉपिक है आपका प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स या प्री इनकॉर्पोरेशन या प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कौन से होते हैं? देखो, फॉर्मेशन की मैंने 4 स्टेज बताई थी आपको। एक तो होती है प्रमोशन, दूसरी होती है इनकॉर्पोरेशन, और उसके बाद आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद आती है आपकी कमेंसमेंट। अब प्रमोशन करने से पहले
एक प्रमोटर को बहुत सारी एसेट्स कंपनी के लिए खरीदनी होती है। उसमें जैसे आपको खरीदना पड़ सकता है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मटेरियल, बहुत सारी एसेट्स और मटेरियल खरीदना होता है। तो ये बिना कॉन्ट्रैक्ट के तो खरीदे नहीं जाते, इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं। कंपनी का निर्माण होगा वैसे तो यहाँ पर, लेकिन रजिस्टर्ड हो जाएगी यहाँ पर इसका नाम आ जाएगा, कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस बन जाएगी। यहाँ पर कोई लीगल एग्जिस्टेंस कंपनी का होता नहीं, लेकिन जो एसेट्स है वो यहाँ पर खरीदी जाती हैं। तो प्रमोशन से पहले एसेट्स खरीदने के लिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उनको बोलते हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रमोशन से पहले जितने कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे कंपनी की तरफ से वो सारे के सारे प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, या उनको बोल देते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन, यानी कि इनकॉर्पोरेशन से पहले के कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पर बात समझने लायक ये है कि कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस है नहीं, तो वो किसके नाम पर खरीदे जा रहे हैं? कंपनी के नाम पर। कंपनी वास्तव में अभी तक है ही नहीं, तो इसमें मेन लायबिलिटी किसकी बनेगी? कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं होती, वो सेलर को नहीं जानती, ना ही सेलर कंपनी को जानते हैं। ये सारी लायबिलिटी बनती है प्रमोटर्स की। प्रमोटर्स क्या करते हैं? सेलर से खरीदते हैं, किसके नाम पर? किसकी तरफ से? कंपनी की तरफ से। और कंपनी अभी तक लीगल एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो इसकी तरफ से प्रमोटर्स सेलर से एसेट्स खरीदते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब अगर कंपनी बन जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो वो इन एसेट्स का खर्चा प्रमोटर को देने से मना भी कर सकती है, क्योंकि लीगली बाउंड नहीं है वो, उसने नहीं खरीदे वो, क्योंकि जब वो खरीदे गए थे वो लीगली एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं। तो वो सारा दायित्व बनता है प्रमोटर्स का। इस दायित्व से बचने के लिए प्रमोटर्स क्या करते हैं? एक ऑप्शन होता है इनके पास कि जितने कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे उसमें एक सेंटेंस या क्लॉज ऐड कर देंगे ये कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन होने के बाद, इनकॉर्पोरेट हो जाने के बाद, रजिस्टर्ड हो जाने के बाद क्या करेगी? इन कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करेगी। रेटिफिकेशन का मतलब, रेटिफाई करने का मतलब होगा कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे, प्रमोटर ने किए थे सेलर के साथ, उन सभी की जगह पर कंपनी एक नया कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इसको बोलते हैं रेटिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करना। और रेटिफाई के बाद क्या होगा? प्रमोटर्स अपने उस दायित्व से बच जाएंगे। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी के लिए जरूरी नहीं है कि वो उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को रेटिफाई करे, हालांकि सारा बेनिफिट किसको मिलने वाला है? कंपनी को ही मिलने वाला है, कंपनी के लिए ही खरीदी जा रही है वो। लेकिन ये बाउंड नहीं है, लीगली बाउंड नहीं है ये कि इनको वापस वो पैसा दे। तो इसलिए प्रमोटर्स क्या करते हैं? उन कॉन्ट्रैक्ट्स में एक क्लॉज ऐड कर देते हैं कि कंपनी रजिस्टर होने के बाद इनके साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स की जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट का रेटिफिकेशन। इस तरह से वो कुछ हद तक अपने दायित्व की रक्षा कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक आपका यही था इस लेक्चर में, बाकी कल को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।